स्वागत है आपका वोकल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं दुनिया की सबसे पावरफुल सेल्फ हेल्प किताबें एकदम सिंपल और आसान भाषा में। अगर आप ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस या इमोशनल बैगेज के शिकार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक थेरेपी जैसा होगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बुक की जो आपको अंदर से फ्री कर देगी, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंटन। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने दिमाग के नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंकिंग, गिल्ट और इमोशनल बर्डन से थक चुके हैं। इस बुक का मकसद है कि आप अपने पास्ट से छूट पाएं, अपनी आइडेंटिटी को समझें और अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें। ये किताब आपको ना सिर्फ लॉजिकली समझाती है कि लेटिंग गो का मतलब क्या होता है, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स भी देती है जिसे आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आपको ये ऑडियो बुक क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि आज के टाइम में हर किसी के पास कोई ना कोई बैगेज होती ही है। चाहे वो फेल्ड रिलेशनशिप हो, सेल्फ डाउट हो या कुछ ऐसे लोग या सोच जिसे छोड़ना जरूरी है। अगर आप मेंटली और इमोशनली फ्री होना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं और एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं बिना गिल्ट और रिग्रेट के, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक गाइड बन सकती है। हर चैप्टर में आपको मिलेगा एक नया नजरिया, एक नई टेक्निक और एक नई होप। पहला चैप्टर स्टार्ट होता है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट से, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब होता है दो तरह की चीजें, एक जो आपके कंट्रोल में है और दूसरी जो नहीं है। हमारे स्ट्रेस का सबसे बड़ा सोर्स वही चीजें होती हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे दूसरों का बिहेवियर, उनकी सोच या फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन हमारा दिमाग बार बार उन्हीं चीजों पे जाके अटक जाता है जहां हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। ऑथर बताते हैं कि अगर हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे अपना ध्यान दें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपनी रिएक्शन, अपना पर्सपेक्टिव, अपने डिसीजन, तो हमारा स्ट्रेस हाफ से भी कम हो सकता है। निक प्रेंटन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। सोचिए आप बारिश में फंस गए हैं और आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या बारिश आपके कंट्रोल में है? नहीं। जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है, क्या आप अम्ब्रेला लेके निकलते हैं या किसी रूफ के नीचे रुकते हैं। लेटिंग गो का मतलब यही है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना जिसे आप बदल नहीं सकते और अपने एक्शन पे फोकस करना जिसे आप बदल सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब हम छोटी छोटी सिचुएशंस में अपना कंट्रोल समझने लगते हैं, तो बड़े इमोशनल ब्लॉक्स भी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। ये एक प्रैक्टिस है, एक माइंडसेट है, और ये आपको तभी आएगा जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे बिना उनके स्लेव बने। इस चैप्टर का मेन मैसेज है, पीस तब आती है जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं वहां जहां कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं होता, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वहां पर जहां असली पावर होती है, अपने चॉइसेस में। जब तक आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे, आप कभी इमोशनली फ्री नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इस डाइकोटमी को समझ जाते हैं, आप अपने माइंड को एक नए डायरेक्शन में ले जाते हैं, एक ऐसे डायरेक्शन जहां क्लैरिटी है, कंट्रोल है और सबसे इंपॉर्टेंट, सुकून है। चैप्टर 2 में ऑथर एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, नॉन जजमेंटल थिंकिंग। जब भी हम किसी सिचुएशन, किसी इंसान या खुद के बारे में सोचने लगते हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत एक लेबल लगा देता है। ये गलत है या सही है, मैं वीक हूँ, वो सेल्फिश है, मेरे साथ बुरा हो गया, या मैं हमेशा फेल करता हूँ। ये सब जजमेंट्स होते हैं, और ये जजमेंट्स हमारे इमोशंस को और ज़्यादा नेगेटिव बना देते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब तक आप हर थॉट और हर सिचुएशन को एक ओपिनियन की तरह ट्रीट करते रहेंगे, तब तक आप अपने दिमाग के ट्रैप में फंसे रहेंगे। नॉन जजमेंटल थिंकिंग का मतलब है कि आप हर चीज को जैसे वो है वैसे ही देखें, बिना लेबल लगाए, बिना उसे गुड या बैड कहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं बिना उनको कैटेगराइज किए। जब आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं बिना रिएक्ट किए, तो आपका दिमाग काम रहता है। ऑथर माइंडफुलनेस का एग्जाम्पल देते हैं। जब आप अपने दिमाग में आ रहे हर थॉट को बस नोटिस करते हैं, बिना उसमें घुसे, बिना उसे पुश किए या पकड़े, तभी आप सच में मेंटली प्रेजेंट होते हैं। सोचिए, आपने किसी अपने क्लोज फ्रेंड को मैसेज किया और उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। जजमेंटल माइंड तुरंत कहेगा, इसने इग्नोर किया, इसका एटीट्यूड बदल गया है, शायद मैं बोरिंग हूं। ये सब अजम्पशंस हैं। लेकिन नॉन जजमेंटल थिंकिंग ये कहती है, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, हो सकता है बिजी हो, मैं ओवरथिंक नहीं करूंगा। ये अप्रोच आपको एंग्जाइटी से बचाता है और अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर रखता है। ऑथर कहते हैं कि नॉन जजमेंटल सोच डेवलप करने का एक अच्छा तरीका है सेल्फ टॉक। जब भी आप नेगेटिव या हार्श जजमेंट देते हो, अपने आप से पूछो, क्या मैं फैक्ट बोल रहा हूं या ओपिनियन? अगर ओपिनियन है तो उसे चैलेंज करो, जैसे मैं हर बार फेल होता हूं। क्या यह सच है या बस एक फीलिंग? हर एक सिचुएशन में अपने दिमाग के वर्ड्स को फैक्ट और ओपिनियन में तोड़ कर देखो।
इससे आपका इमोशनल रिएक्शन काफ़ी कम हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, नॉन जजमेंटल सोच का मतलब ये भी है कि आप खुद को माफ़ करते हो, खुद पे ज़्यादा हार्श नहीं होते। जब आप अपने आप से जेंटली बात करते हो, बिना ब्लेम किए, तब आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। जजमेंट से हमेशा शेम और गिल्ट निकलता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस निकलती है। इस चैप्टर का एसेंस ये है, लेटिंग गो का एक बड़ा पार्ट होता है अपने ही जजमेंट से लेटिंग गो करना। जब आप किसी इंसान, किसी सिचुएशन या अपने पास्ट को सिर्फ एक एक्सपीरियंस के रूप में देखते हो, बिना लेबल के, बिना ब्लेम के, तभी आप सच में फ्री फील करते हो। आपका दिमाग जब न्यूट्रल होता है, तभी वो स्मार्ट डिसीजन ले पाता है। नॉन जजमेंटल सोच आपको क्लैरिटी देती है, और क्लैरिटी के बिना लेटिंग गो पॉसिबल ही नहीं। चैप्टर 3 में ऑथर एक साइकोलॉजिकल टेक्निक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सेल्फ डिस्टेंसिंग। ये टेक्निक एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जब आप अपने इमोशंस में फुल्ली इन्वॉल्व होते हो तो आपका दिमाग ऑब्जेक्टिवली सोच ही नहीं पाता। लेकिन अगर आप अपने आप को सिचुएशन से थोड़ा दूर से देखने की आदत डाल लेते हो, जैसे कोई थर्ड पर्सन हो, तो आप ज़्यादा क्लैरिटी, कामनेस और कंट्रोल महसूस करते हो। निक ट्रेंटन कहते हैं कि जब हम किसी इमोशनल प्रॉब्लम में होते हैं, जैसे हार्ट ब्रेक, गिल्ट या फेलियर, तो हम यूजुअली मैं, मेरा, मुझे जैसे शब्दों में सोचने लगते हैं। जैसे मैं कितना बेकार हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं ही गलत हूँ। ये सेल्फ टॉक हमें और डीपली उस इमोशनल होल में ले जाता है। लेकिन सेल्फ डिस्टेंसिंग का मैजिक ये है कि आप अपने दिमाग से ये कहना शुरू करो, क्या अंशुमन के साथ ऐसा होना ठीक है? अगर अंशुमन किसी फ्रेंड का नाम होता तो मैं उससे क्या कहता? जैसे ही आप अपने नाम का यूज करते हो या थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सोचते हो, आपका ब्रेन लॉजिकल मोड में शिफ्ट हो जाता है, इमोशनल फ्लडिंग कम हो जाती है और आप सॉल्यूशंस देख पाते हो। एक रिसर्च बेस्ड एग्जाम्पल दिया गया है जहां लोगों से कहा गया कि वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को याद करें और या तो मैं के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे या तुम्हारा नाम के नजरिए से। जिन्होंने थर्ड पर्सन में सोचा, उनका स्ट्रेस लेवल कम था, उन्होंने बेटर डिसीजन लिया और उनका मूड भी ज़्यादा स्टेबल रहा। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप इमोशनली डिस्टेंस लेते हो अपने थॉट्स से, तो वो थॉट्स आपको कंट्रोल नहीं करते, आप उन्हें देख पाते हो जैसे एक ऑब्जर्वर। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप किसी टफ इमोशन से गुजरते हो, एक शॉर्ट एक्सरसाइज करो। अपनी प्रॉब्लम को लिखो जैसे किसी और की प्रॉब्लम हो। जैसे रवि को लग रहा है कि उसका करियर खत्म हो गया है, उसने 2 बार जॉब चेंज की और अब उसे लगता है कि वो लूजर है। अब खुद से पूछो, अगर रवि तुम्हारा दोस्त होता तो तुम मुझसे क्या कहते? तुम देखोगे तुम्हारे जवाब ज़्यादा बैलेंस्ड और काइंड होंगे। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग थ्रू सेल्फ डिस्टेंसिंग। ये टेक्निक सिर्फ नेगेटिव इमोशन से डील करने के लिए नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग और क्लैरिटी के लिए भी यूजफुल है। जब आप किसी मुश्किल चॉइस में अटके हो और दिमाग कंफ्यूज्ड है, तब भी अपने आप से थर्ड पर्सन में बात करो। जैसे, क्या अंशुमन को ये रिस्क लेना चाहिए या थोड़ा रुककर सोचना चाहिए? तुम्हारा दिमाग तुरंत ज़्यादा काम और स्ट्रैटेजिक सोचने लगता है। इस चैप्टर का एसेंस ये है, जब तक हम अपने थॉट्स में ही फुल्ली उलझे रहते हैं, हम उन्हें क्लियरली देख ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही हम अपने दर्द को एक कदम दूर से देखते हैं, हमारा दर्द मैनेज होने लगता है। सेल्फ डिस्टेंसिंग एक टूल है लेटिंग गो के जर्नी में, जो आपको डिटैचमेंट सिखाता है बिना इमोशनली नंब हुए। ये आपको सिखाता है कि आप अपने इमोशंस के मालिक हैं, उनके गुलाम नहीं। चैप्टर 4 में निक ट्रेंटन एक ऐसे एनिमी के बारे में बात करते हैं जो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन जिसके अगेंस्ट हम कभी प्रॉपरली फाइट नहीं करते। वो है हमारा इनर क्रिटिक। ये इनर क्रिटिक वही वॉइस होती है जो हमेशा हमें जज करती है, हमें फील करवाती है कि हम इनफ नहीं हैं, हम लूज़र हैं, हम गलतियों का पिटारा हैं। हर बार जब आप कुछ नया करने जाते हो या जब आप किसी फेलियर से गुजरते हो, तो ये आवाज़ आपके अंदर एक्टिवेट हो जाती है। तुझसे नहीं होगा, तू पहले भी फेल हुआ था, लोग क्या सोचेंगे। ऑथर कहते हैं कि ये इनर क्रिटिक काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि ये आपको डाउट करना सिखाता है खुद पर। ये आपका कॉन्फिडेंस चुरा लेता है और आपको लगने लगता है कि आप जो भी कर रहे हो वो गलत है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये आवाज़ बाहर से नहीं आती, ये आपके अपने दिमाग से आती है। और जब आप खुद से ही लड़ रहे होते हो, तो कोई भी बैटल जीत पाना मुश्किल हो जाता है। निक बताते हैं कि ये इनर क्रिटिक ज़्यादातर चाइल्डहुड या अर्ली लाइफ के एक्सपीरियंस से डेवलप होता है। जब हम छोटे होते हैं और कोई हमें बार बार कहता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत लेजी हो, तुम परफेक्ट नहीं हो, तो वो बातें दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वो एक्सटर्नल आवाज़ें इंटरनल बन जाती हैं, हमारी अपनी सेल्फ टॉक का पार्ट।
तो लेटिंग गो का मतलब सिर्फ दूसरों को माफ करना या पास्ट सिचुएशंस को छोड़ना नहीं होता। रियल लेटिंग गो तब होता है जब आप अपने अंदर के उस टॉक्सिक वॉइस को आइडेंटिफाई करते हो, उससे अलग करते हो और फिर उसकी जगह एक नई काइंड और सपोर्टिव वॉइस को लाते हो। ऑथर एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं। जब भी आपका इनर क्रिटिक एक्टिव हो, उस वॉइस को लिख लो, फिर उस वॉइस का नाम रखो, जैसे नेगेटिव निशा या क्रिटिकल चिंटू। ये नेमिंग टेक्निक आपको उससे अलग करने में मदद करती है, जैसे वो कोई अलग इंसान हो। फिर उससे चैलेंज करो, ये सच है या बस तुम्हारा ओपिनियन? क्या मेरे पास एविडेंस है कि मैं फेल हो जाऊंगा? अक्सर जवाब होगा नहीं। आप सिर्फ अजम्पशंस पर चल रहे होते हो, जिन्हें ये इनर क्रिटिक और फ्यूल करता है। एक और स्ट्रैटेजी है कॉम्पैशनेट वॉइस क्रिएशन। जैसे इनर क्रिटिक हार्श और जजमेंटल होता है, वैसे ही आप अपने अंदर एक सपोर्टिव दोस्त को डेवलप करो। जब आप कुछ गलत करो तो ये नई वॉइस कहेगी, कोई बात नहीं, सबसे होता है, तू ट्राई कर रहा है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वॉइस आपको अपलिफ्ट करती है जहां इनर क्रिटिक आपको नीचे खींचता था। ऑथर ये भी कहते हैं कि आपका ब्रेन नेचुरली नेगेटिविटी पर फोकस करता है, इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड और काइंडनेस के थॉट्स को प्रमोट करो तो आपका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है जो पॉजिटिविटी और सेल्फ ट्रस्ट को ग्रो करते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, जब तक आप अपने इनर क्रिटिक से फ्रीडम नहीं पाते, तब तक आप अपने पोटेंशियल को नहीं छू सकते। लेटिंग गो का सबसे पहला स्टेप है सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब आप खुद के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हो, तब दुनिया आपको हर्ट करने में कमजोर पड़ जाती है। जब आप अपने आवाज को पॉजिटिव बनाते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस एक फाउंडेशन बन जाता है, एक ऐसी फाउंडेशन जहां से ग्रोथ स्टार्ट होती है। चैप्टर 5 में निक ट्रेंटन एक ऐसे मेंटल ट्रैप के बारे में बात करते हैं जो काफी लोगों की ग्रोथ को रोक देता है, परफेक्शनिज्म। बाहर से देखा जाए तो परफेक्शनिज्म एक अच्छा ट्रेट लगता है। लोग कहते हैं मैं परफेक्शनिस्ट हूं, जैसे वो एक प्राउड बैज हो। लेकिन सच ये है कि परफेक्शनिज्म आपको प्रोग्रेस से रोकता है, आपको एंग्शियस बनाता है और आपकी क्रिएटिविटी को डुबा देता है। ऑथर बताते हैं कि परफेक्शनिज्म और एक्सीलेंस में फ़र्क होता है, और ये फ़र्क समझना लेटिंग गो के जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्शनिज्म एक माइंडसेट होता है जहां आप किसी भी काम को तब तक कंप्लीट नहीं मानते जब तक वो 100% फ्लॉलेस ना हो। इसका मतलब होता है या तो सब कुछ परफेक्ट हो या कुछ भी ना हो। ये थिंकिंग आपको या तो ओवरवर्क करने पर मजबूर करती है या प्रोक्रेस्टिनेशन में डाल देती है। आपको लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक शुरू भी मत करो। ये फियर ऑफ फेलियर का डिस्गाइज होता है। आप परफेक्शनिस्ट नहीं हो, आप डरपोक हो जो गलती से डरता है। ऑथर इस माइंडसेट के अगेंस्ट एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सीलेंटिज्म। एक्सीलेंटिज्म का मतलब होता है बेस्ट एफर्ट देना बिना इस ऑब्सेशन के कि हर चीज फ्लॉलेस हो। इस अप्रोच में आप प्रोग्रेस सेलिब्रेट करते हो, इम्परफेक्ट स्टेप्स लेते हो और हर अटेम्प्ट को एक लर्निंग के रूप में देखते हो। यहाँ परफेक्शन नहीं, इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है। निक कहते हैं कि जब आप एक्सीलेंटिज्म अडॉप्ट करते हो तो आप अपने ऊपर से वो एक्स्ट्रा प्रेशर हटा देते हो। आपको लगता है कि हाँ, मैं सीख रहा हूँ और ये प्रोसेस का पार्ट है। जब आप हर गलती को एक प्रोग्रेस का साइन मानते हो, तब आप काफ़ी फ्रीडम महसूस करते हो। इस फ्रीडम में ही लेटिंग गो छुपी होती है, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल, ऑफ फियर, ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एक एग्जाम्पल से समझो। सोचिए आपको एक ब्लॉग लिखना है, लेकिन आप परफेक्शनिस्ट हो। आप हर सेंटेंस को बार बार एडिट करते हो, पब्लिश करने में हफ्तों लगा देते हो और एंड में फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप एक्सीलेंटिस्ट माइंडसेट में काम करो तो आप लिखना शुरू करते हो, रिवाइज करते हो और एक टाइम पे डिसाइड करते हो अब पब्लिश करना है। हो सकता है थोड़ा इम्परफेक्ट हो, लेकिन आपने एक्शन लिया और वही एक्शन आपको अगले लेवल तक ले जाता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं एक हेल्पफुल एक्सरसाइज। अपने आप से पूछो, क्या जो मैं कर रहा हूं वो गुड इनफ है टू मूव फॉरवर्ड? अगर हाँ, तो बस मूव करो। डोंट एम फॉर 100% ऑलवेज, एम फॉर कंसिस्टेंट 80% विथ पीस ऑफ माइंड। क्योंकि कभी कभी 80% एफर्ट भी 100% से बेटर होता है, क्योंकि वो रियल होता है, कंप्लीट होता है। परफेक्शनिज्म लेटिंग गो का दुश्मन है, क्योंकि वो आपको बंधक बना देता है एक्सपेक्टेशंस का, शेम का और डीले का। लेकिन एक्सीलेंटिज्म आपको फ्रीडम देता है इम्परफेक्ट येट पावरफुल एक्शन लेने की, और इसी फ्रीडम में आप अपना बेस्ट वर्जन बन पाते हो, बिना गिल्ट के, बिना डीले के, बिना सेल्फ डाउट के। चैप्टर 5 का मैसेज क्लियर है, स्टॉप चेजिंग परफेक्ट,
स्टार्ट एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस। चैप्टर 6 में निक ट्रेंटन एक बहुत गहरे और इमोशनल टॉपिक को उठाते हैं, शेम। ये वो इमोशन है जो हमें अंदर से तोड़ता है, चुपचाप, बिना आवाज के। शेम का मतलब होता है मैं गलत हूं, ना केवल मैंने गलती की है। जब आप गिल्ट फील करते हो तो आप सोचते हो कि मैंने कुछ गलत किया, लेकिन जब आप शेम फील करते हो तो आप खुद को ही गलत समझने लगते हो। ये सेल्फ आइडेंटिटी तक को अफेक्ट करता है, और इसी वजह से शेम लेटिंग गो के रास्ते में एक बड़ा रोग बन जाता है। ऑथर कहते हैं कि शेम ऑफन स्टार्ट होता है पास्ट के कुछ ट्रॉमेटिक या एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंसेस से। शायद बचपन में आपको किसी ने इंसल्ट किया हो, या आपको फील करवाया गया हो कि आप एनफ नहीं हो, स्मार्ट नहीं, गुड लुकिंग नहीं, केपेबल नहीं, और तब से लेकर आज तक आपका दिमाग ये मान बैठा है कि मैं बस इतना ही हूं। जब भी कोई नया रिस्क लेना होता है या कुछ बोल्ड सोचना होता है, ये इनर वॉइस एक्टिवेट हो जाता है। तुझसे नहीं होगा, तू क्या ही कर लेगा, सब समझ जाएंगे कि तू फेक है। शेम का सबसे डेंजरस इफेक्ट होता है आइसोलेशन। आपको लगता है कि आप जैसे हो वैसे किसी को पसंद नहीं आएंगे, इसलिए आप मास्क पहन लेते हो, प्रिटेंड करते हो कॉन्फिडेंट होने का, खुश होने का, लेकिन अंदर से आप कॉन्स्टेंट फियर और गिल्ट में जी रहे होते हो। शेम आपको इमोशनली डिस्कनेक्ट कर देता है, अपने आप से भी और दूसरों से भी। निक ट्रेंटन इस इमोशन से निकलने के लिए 2 मेजर टूल्स बताते हैं, वल्नरेबिलिटी और सेल्फ कंपैशन। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना और उसे छुपाने की कोशिश न करना। जब आप खुद को परमिशन देते हो इम्परफेक्ट होने की, तभी आप शेम से निकल पाते हो। शायद पहली बार लगता है कि ये वीकनेस है, लेकिन दरअसल वल्नरेबिलिटी ही स्ट्रेंथ है। जब आप कहते हो कि हाँ, मैंने गलती की थी, या मुझे हेल्प चाहिए, या मैं परफेक्ट नहीं हूं, तो शेम आप पर से अपना कंट्रोल खोना शुरू करता है। दूसरा पावरफुल टूल है सेल्फ कंपाशन। जब भी शेम आपको अटैक करे, तब अपने आप से वैसे बात करो जैसे आप किसी बेस्ट फ्रेंड से करते। क्या आप उससे कहते तू बेकार है, तू हमेशा फेल करेगा? नहीं, आप कहते कोई बात नहीं, सबसे होता है, तू सीख रहा है, तू इंपॉर्टेंट है। अपने साथ यही काइंडनेस आपको शेम के दलदल से बाहर निकालती है। ऑथर एक स्मॉल डेली प्रैक्टिस भी रेकमेंड करते हैं। अपनी शेम बेस्ड थॉट्स को लिखो, जैसे मुझे लगता है मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। फिर उस थॉट को जेंटली चैलेंज करो, ये सच है या बस एक पुरानी कंडीशनिंग है? अपने साथ ट्रूथफुली बैठो, बिना जजमेंट के। ये अवेयरनेस ही हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होती है। चैप्टर 6 का मैसेज बहुत पावरफुल है। लेटिंग गो का मतलब ये भी होता है कि आप उन फॉल्स बिलीव्स को छोड़ते हो जो आपने खुद के बारे में बनाए थे। शेम सिर्फ तब तक जिंदा रहता है जब तक आप उसे छुपाते हो। जैसे ही आप उसे रोशनी में लाते हो, वल्नरेबिलिटी और कंपैशन के थ्रू, तब वो डिसॉल्व होने लगता है। जब आप खुद को फॉरगिव करना सीख जाते हो, तभी आप ट्रूली फ्री महसूस करते हो। चैप्टर 7 निक ट्रेंटन एक ऐसे इल्यूजन के बारे में बात करते हैं जो हर इंसान अपनी लाइफ में कभी न कभी पकड़ लेता है, कंट्रोल। हमें लगता है कि अगर सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहे तो सब कुछ परफेक्ट होगा, हम सेफ रहेंगे और प्रॉब्लम्स अवॉइड हो जाएंगी। लेकिन ये इल्यूजन ही सबसे बड़ा स्ट्रेस का रीजन बन जाता है, क्योंकि सच तो यह है कि जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। लोगों का बिहेवियर, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, टाइमिंग, इवन आउटकम्स। जब आप किसी ऐसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो जो कभी आपके हाथ में थी ही नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और बर्नआउट निश्चित है। ऑथर कहते हैं कि कंट्रोल छोड़ना वीकनेस नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ की निशानी है। जब आप ट्रूली समझ जाते हो कि कौन सी चीज आपके कंट्रोल में है और कौन सी नहीं, तब आप अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में हो और आप चाहते हो कि दूसरा इंसान चेंज हो जाए, आपको समझे, वैसे बिहेव करे जैसे आप चाहते हो। लेकिन आप जितनी भी एफर्ट डाल लो, दूसरे का रिएक्शन कभी आपके फुल कंट्रोल में नहीं हो सकता। लेकिन आप अपना रिएक्शन, अपने इमोशंस और अपनी एक्सपेक्टेशंस को जरूर हैंडल कर सकते हो। निक ट्रेंटन एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, सर्कल ऑफ कंट्रोल। इसमें वो कहते हैं कि 2 सर्कल होते हैं। एक इनर सर्कल जिसमें वो सब कुछ आता है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे अपनी सोच, अपने डिसीजंस, अपना रिएक्शन। और एक आउटर सर्कल जिसमें आता है दूसरे लोग, उनका बिहेवियर, पास्ट इवेंट्स और अनसर्टन फ्यूचर। जब आप अपनी एनर्जी आउटर सर्कल में डालने लगते हो, तब आप इमोशनली ड्रेन होने लगते हो।
लेकिन जब आप अपनी एनर्जी सिर्फ इनर सर्कल पे फोकस करते हो, तब पीस, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप केयरलेस हो जाओ या एफर्ट्स छोड़ दो। इसका मतलब है आप इंटेंशन के साथ काम करो, लेकिन अटैचमेंट के बिना। आप अपना बेस्ट दो, लेकिन आउटकम से इमोशनली चिपके मत रहो। जैसे किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना आपके हाथ में है, लेकिन रिजल्ट नहीं। किसी को रिस्पेक्ट देना आपके कंट्रोल में है, लेकिन वो आपको वैल्यू करे या नहीं, वो नहीं। जब आप ये डिफरेंस समझने लगते हो, तब जिंदगी थोड़ा हल्का महसूस होने लगता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं एक सिंपल डेली रिमाइंडर। जब भी आप किसी सिचुएशन में स्ट्रेस फील करो, खुद से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं है, तो उस टेंशन को कॉन्शियसली रिलीज करो। डीप ब्रेथ लो, एक्सेप्ट करो और अपना फोकस शिफ्ट करो किसी ऐसी चीज पर जो आपके कंट्रोल में हो। ये स्मॉल शिफ्ट्स ही ग्रेजुअली आपको इंटरनल पीस की तरफ ले जाते हैं। चैप्टर का एक कोर ट्रूथ ये भी है कि कंट्रोल छोड़ने में ही रियल फ्रीडम है। जब तक आप हर चीज पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश करते हो, तब तक आप लाइफ के फ्लो को ब्लॉक करते हो। लेकिन जैसे ही आप ट्रस्ट करना सीखते हो, खुद पर, प्रोसेस पर और टाइम पर, तब लेटिंग गो नेचुरली होने लगता है। जब आप लाइफ से लड़ना छोड़ देते हो, तब जिंदगी आपका हाथ पकड़ने लगती है। चैप्टर 8 में निक ट्रेंटन एक ऐसे इमोशन के बारे में बात करते हैं जो हर इंसान की डिसीजन मेकिंग, ग्रोथ और इनर पीस को साइलेंटली कंट्रोल करता है, फियर। ये फियर हर शेप और साइज में आता है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, सक्सेस का भी डर और कभी-कभी तो बस किसी नई चीज की शुरुआत का ही डर। लेकिन ये सभी फियर्स एक कॉमन जगह से निकलते हैं, अननोन से डर। जो चीज हम समझ नहीं पाते, जो चीज अनसर्टेन होती है, उससे हम नेचुरली अवॉइड करते हैं। लेकिन इसी अवॉइडेंस में ही हम अपनी जिंदगी को छोटा कर लेते हैं। निक कहते हैं कि फियर हमेशा लाउड नहीं होता। कभी-कभी वो एक्सक्यूजेस के फॉर्म में आता है। अभी टाइम नहीं है, थोड़ा और रेडी हो जाऊं फिर करूंगा, पहले ये हो जाए फिर वो। ये सब एक्सक्यूजेस डर का ही सोफिस्टिकेटेड फॉर्म होते हैं। आपको लगता है कि आप स्मार्टली प्लान कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप बस सेफ रहना चाहते हो। और प्रॉब्लम यह है कि सेफ्टी जोन में ग्रोथ नहीं होती। कंफर्ट जोन में सिर्फ रेपिटेशन होती है, लेकिन एक्सपेंशन नहीं। ऑथर फियर को डील करने के लिए सबसे पहले एक फंडामेंटल बात क्लियर करते हैं। फियर नेचुरल है, हर इंसान फील करता है। लेकिन जब आप फियर को अवॉइड करते हो, तब वो स्ट्रांग होता है। जब आप उसे फेस करते हो, तब वो वीक पड़ता है। इसलिए लेटिंग गो का फर्स्ट स्टेप होता है फियर को ऑब्जर्व करना, बिना जज किए। जब आप डर को लेबल करते हो, ये मुझे फेल होने का डर है, ये मुझे अकेला पड़ जाने का डर है, तो आप उससे अलग देख पाते हो। और जब डर आपसे अलग दिखे, तब उसका कंट्रोल कम होने लगता है। निक एक पावरफुल प्रैक्टिस बताते हैं, फियर इन्वेंट्री। इसमें आप अपने फियर्स को लिखते हो डिटेल में। क्या चीज़ डर लगा रही है, उसके पीछे क्या बिलीफ है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, और अगर ऐसा होता भी है तो क्या आप उससे डील कर सकते हो। अक्सर हम रियलाइज करते हैं कि हमारे फियर्स या तो एग्जैजरेशन होते हैं या पुरानी कंडीशनिंग का रिजल्ट। एक और स्ट्रैटेजी जो ऑथर सजेस्ट करते हैं वो है एक्ट डिस्पाइट फियर। डर के बावजूद एक्शन लेना, क्योंकि एक्शन ही फियर का एंटीडोट है। जब आप डर के साथ चलना सीख जाते हो, तब आप उससे डिफाइन नहीं होते। आप डर को साथ लेकर भी मूव करते हो, और जब आप ये करते हो बार बार, तो ग्रेजुअली वो फियर डिसॉल्व होने लगता है। आप स्ट्रॉन्गर फील करते हो, ज़्यादा फ्री महसूस करते हो। निक ये भी कहते हैं कि फियर का कनेक्शन आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से होता है। शायद किसी टाइम पे आप हर्ट हुए थे, एम्बैरेस हुए थे या फेल हुए थे, और अब आपका माइंड वही फीलिंग अवॉइड करना चाहता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आप अब वही इंसान नहीं हो, आप बदल चुके हो। आपके पास नए टूल्स, नए सोचने के तरीके और नए स्ट्रेंथ्स हैं। इसलिए जो डर पहले वैलिड था, वो आज ज़रूरी नहीं कि उतना ही स्ट्रांग हो। चैप्टर 8 का एसेंस है, फियर हमेशा रहेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं। लेटिंग गो का मतलब है डर के बावजूद जीना सीखना। जब आप फियर को एक्सेप्ट करते हो, उसे लेबल करते हो और फिर उसके साथ एक्शन लेते हो, तब आप सच में फ्री फील करते हो। क्योंकि फ्रीडम का मतलब डर के बिना जीना नहीं होता। फ्रीडम का मतलब होता है डर के बावजूद जिंदा दिल रहना। चैप्टर 9 में निक ट्रेंटन एक बहुत ही इमोशनल और रियल स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, पास्ट को छोड़ना, यानी लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। ये चैप्टर उन सब लोगों के लिए एक मिरर की तरह है जो अपने गुजरे हुए दुख, गलतियां, गिल्ट या किसी ने दिया हुआ इमोशनल पेन अपने साथ अब तक ढोके ले जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि हम अक्सर अपने प्रेजेंट को पुरानी कहानियों के लेंस से देखते हैं, जहां हर नए एक्सपीरियंस में पुराने जख्म एको करते हैं। और जब तक हम पूरी तरह से उन कहानियों को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हम
उनसे आज़ाद नहीं हो सकते। निक क्लियरली बताते हैं कि पास्ट कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम उसे कैसे देखते हैं वो बदला जा सकता है। अक्सर लोग अपने पास्ट के साथ दो एक्सट्रीम अप्रोचेस लेते हैं, या तो वो इसे इग्नोर करते हैं या फिर बार बार उसी में जीते हैं, लेकिन दोनों ही अप्रोचेस अनहेल्दी हैं। इग्नोर करने से इमोशंस बॉटल अप होते हैं और बार बार उसमें जीने से वो हमें कंज्यूम करने लगता है। दोनों केसेस में आपका प्रेजेंट सफ़र करता है। लेटिंग गो का मतलब है ना तो भूलना, ना चिपकना, बल्कि उसे समझना, प्रोसेस करना और रिस्पेक्ट के साथ छोड़ना। ऑथर एक ब्यूटीफुल लाइन कहते हैं, योर पास्ट इज अ प्लेस ऑफ रेफरेंस नॉट रेजिडेंस। यानी आप अपने पास्ट से सीख सकते हो, लेकिन उसमें बस नहीं सकते। पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन नहीं। हर इंसान ने कुछ ना कुछ पेन, रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट फेस किया है, लेकिन अगर आप उस पेन को आइडेंटिटी बना लोगे, जैसे मैं वो हूं जिसे हर बार धोखा मिला, मैं हमेशा फेल होता हूं, मेरी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी, तो आप अपने फ्यूचर के दरवाजे बंद कर दोगे। निक एक पावरफुल प्रैक्टिस बताते हैं, इमोशनल रीराइटिंग। अपने पास्ट के पेनफुल मोमेंट्स को लिखो, लेकिन इस बार एक नई लेंस के थ्रू। उस समय के आपके फीलिंग्स को वैलिडेट करो, लेकिन ये भी देखो कि आपने उस मोमेंट से क्या सीखा। आप कितने स्ट्रांग बन गए, आपने क्या रियलाइज किया, कैसे आपने आगे बढ़ने की कोशिश की। इस एक्सरसाइज का पर्पस है विक्टिम माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट में शिफ्ट करना। ऑथर ये भी एम्फेसाइज करते हैं कि फॉरगिवनेस लेटिंग गो में सेंट्रल रोल प्ले करता है। अपने आप को माफ करना, जो गलती आपसे हुई या जो डिसीजन आप आज रिग्रेट करते हो, उन सब पर रहम दिखाना। और दूसरों को माफ करना, ना इसलिए क्योंकि उन्होंने सही किया, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपने लिए पीस चाहते हो। जब तक आप किसी से नफरत या गुस्सा पकड़ के रखते हो, आप उस इंसान के कंट्रोल में रहते हो। फॉरगिवनेस डजंट फ्री देम, इट फ्रीज यू। एक और डीप इंसाइट जो ऑथर देते हैं, कई बार हम पास्ट को छोड़ नहीं पाते क्योंकि हम खुद को उस पेन से अलग सोच ही नहीं पाते। हमें लगता है कि अगर हम उस दर्द को छोड़ देंगे तो शायद हम बेवफा बन जाएंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन लेटिंग गो का मतलब उस एक्सपीरियंस को डिसऑनर करना नहीं होता, बल्कि ये कॉन्शियस डिसीजन होता है कि अब मैं उस पेन को अपने फ्यूचर का ड्राइवर नहीं बनने दूंगा। चैप्टर 9 का संदेश एकदम क्लियर है, पास्ट आपकी कहानी का एक पार्ट था, लेकिन वो आपकी पूरी पहचान नहीं है। जब आप उसे अपने ऊपर से उतारते हो तो आप नए एक्सपीरियंसेस के लिए स्पेस बनाते हो। जब आप अपने आज में फुल्ली जीने लगते हो, तभी लाइफ सच में चलने लगती है। चैप्टर 10 में निक ट्रेंटन एक स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं जो आज के डिजिटल और हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में हर किसी ने एक्सपीरियंस किया है, सोशल प्रेशर। ये प्रेशर सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे अंदर घुसकर आपकी सोच, सेल्फ वर्थ और डिसीजन मेकिंग तक को कंट्रोल करने लगता है। हर तरफ से एक्सपेक्टेशंस आती हैं, सोसाइटी से, फैमिली से, दोस्तों से और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से। क्या पहनना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, क्या अचीव करना चाहिए, हर एस्पेक्ट पर एक इनविजिबल रूल बुक है जो हम पर इम्पोज की जाती है। निक कहते हैं कि सबसे पहला कदम ये समझना है कि आप पर जो प्रेशर है वो एक्चुअल रियलिटी नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्शन है किसी और के स्टैंडर्ड्स का। जब आप बार बार दूसरों से कंपेयर करने लगते हो, चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप्स या अपीयरेंस, तो आप अपना रियल सेल्फ लूज करने लगते हो। कंपैरिजन का पॉइजन आपको खुद से डिससैटिस्फाई कर देता है, चाहे आप कितना भी अचीव कर लें। ऑथर सोशल मीडिया का पर्टिकुलर रेफरेंस देते हैं। हर फोटो क्यूरेटेड होती है, हर पोस्ट एडिटेड, लेकिन हम उस इल्यूजन को रियलिटी समझ लेते हैं। हम सोचते हैं उसकी लाइफ तो परफेक्ट है, मैं ही पीछे हूं, लेकिन हम उसके स्ट्रगल्स नहीं देख पाते। निक वॉर्न करते हैं कि अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स किसी और के हाईलाइट रील के बेसिस पे सेट करेंगे तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेटिंग गो ऑफ सोशल प्रेशर का मतलब है अपने वैल्यूज पे वापस आना। आप क्या चाहते हो? आपके लिए सक्सेस क्या है? आपको क्या चीज डीपली सेटिस्फाई करती है? जब तक आप इन सवालों का जवाब खुद नहीं दोगे, तब तक दुनिया आपको अपनी डायरेक्शन दिखाती रहेगी। और सबसे बड़ा लॉस ये होता है, यू लिव समवन एल्सेज वर्जन ऑफ लाइफ, नॉट योर ओन। निक एक सिंपल एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, रीडिफाइन सक्सेस। एक ब्लैंक पेज लो और लिखो मेरे लिए सक्सेस क्या है, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, सिर्फ तुम और तुम्हारी सच्चाई। फिर सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जी रहे हो या सिर्फ इंप्रेस करने के लिए कुछ बन रहे हो? ये प्रैक्टिस आपको अपने अंदर ले जाती है, जहां से रियल कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी निकलती है। ऑथर ये भी कहते हैं कि सोशल प्रेशर से निकलने के लिए बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है।
हर ओपिनियन का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर ट्रेंड फॉलो करना ज़रूरी नहीं। जब आप खुद को परमिशन देते हो कि आप यूनिक हो सकते हो, तब आप सोसाइटी के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड से अपने आप को अलग कर पाते हो। लेटिंग गो का मतलब ये भी है अप्रूवल की भूख को छोड़ देना। निक याद दिलाते हैं कि दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी। अगर आप उनके एक्सपेक्टेशन से जिएंगे तो कभी खुश नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपने दिल की सुनेंगे, अपने पैशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो चाहे लोग समझें या ना समझें, आपको इनर पीस ज़रूर मिलेगा, और वही असली फ्रीडम होती है। चैप्टर 10 का मैसेज एकदम सीधा है। लोग क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं। जब आप सोशल प्रेशर छोड़ते हो तो आप अपनी वॉइस सुन पाते हो, और जब आपकी वॉइस क्लियर होती है तो आपका डायरेक्शन भी क्लियर हो जाता है। चैप्टर 11 में निक ट्रेंटन एक ऐसे इमोशनल ट्रैप को एक्सप्लोर करते हैं जो बाहर से तो सक्सेसफुल और एम्बिशियस दिखता है, लेकिन अंदर से एंग्जाइटी, फियर और बर्नआउट का सोर्स बन जाता है। परफेक्शनिज्म। ये एक ऐसी माइंडसेट होती है जिसमें इंसान हर चीज को फ्लॉलेस बनाना चाहता है, बिना किसी गलती के, बिना किसी वीकनेस के। लेकिन ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ही एक बड़ी इमोशनल सफरिंग का रीजन बन जाती है। ऑथर कहते हैं कि परफेक्शनिज्म का रूट कभी भी एक्सीलेंस या हाई स्टैंडर्ड्स नहीं होता। इसका असली बेस होता है फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। हमें लगता है अगर हम परफेक्ट नहीं हुए तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम रिजेक्ट किए जाएंगे, हमारी वैल्यू कम समझी जाएगी। इस डर के चलते हम हर काम को ओवरथिंक करते हैं, स्टार्ट करने में डीले करते हैं, या फिर कभी कंप्लीट ही नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि अभी परफेक्ट नहीं है। निक परफेक्शनिज्म को एक इमोशनल आर्मर के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, जिसे हम पहनते हैं ताकि वल्नरेबिलिटी ना दिखे। लेकिन ये आर्मर हमें हैवी बनाता है, रिजिड बना देता है और ग्रोथ से दूर ले जाता है। जब आप परफेक्शनिस्ट होते हो तो आप मिस्टेक से नहीं सीखते, आप उनसे डरते हो। आप फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो आपके परफेक्ट इमेज को तोड़ सकता है। ऑथर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। हर एक्शन में प्रोग्रेस लेना, इंप्रूवमेंट देखना और इवॉल्व होना ही असली गोल होना चाहिए। जब आप इस माइंडसेट को अडॉप्ट करते हो तो हर गलती एक लेसन बन जाती है, न कि फेलियर। आप अपने काम में ज्यादा क्रिएटिविटी और जॉय फील करते हो, क्योंकि अब आप हर बार इंप्रेस करने के लिए नहीं, एक्सप्रेस करने के लिए काम कर रहे होते हो। ऑथर एक प्रैक्टिकल टूल भी देते हैं, द 80% रूल। जब आप किसी टास्क को 80% कंप्लीट और सैटिस्फाइंग फील करते हो तो उसे छोड़ देना सीखो। परफेक्ट 100% कभी आता ही नहीं, और अगर आता भी है तो उसके लिए जो इमोशनल कॉस्ट होती है वो बहुत हैवी होती है। इसलिए परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय कंप्लीशन पे फोकस करो। डन इज बेटर देन परफेक्ट। ऑथर ये भी बताते हैं कि परफेक्शनिज्म का इम्पैक्ट सिर्फ प्रोडक्टिविटी तक सीमित नहीं है, ये रिलेशनशिप्स, सेल्फ एस्टीम और हेल्थ तक को इफेक्ट करता है। जब आप परफेक्शन के प्रेशर में जीते हो तो आप दूसरों के सामने भी परफेक्ट इमेज बनाए रखना चाहते हो। आप अपनी वल्नरेबिलिटीज छुपाते हो, इमोशनल वॉल्स बिल्ड कर लेते हो और अल्टीमेटली अकेला फील करते हो। लेकिन जब आप अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हो, तभी आप डीपली कनेक्टेड और रियल फील करते हो, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। निक कहते हैं, परफेक्शनिज्म इज द एनिमी ऑफ पीस। जब तक आप हर चीज फ्लॉलेस बनाना चाहेंगे, तब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन जब आप अपने एफर्ट्स को वैल्यू देना सीख जाते हो, अपनी जर्नी का रिस्पेक्ट करते हो, तब आप खुद को इमोशनली फ्री फील करते हो। चैप्टर 11 का कोर मैसेज ये है, लेट गो ऑफ बीइंग परफेक्ट एंड स्टार्ट बीइंग रियल। जब आप रियल होते हो तभी आप कनेक्ट कर पाते हो, ग्रो कर पाते हो और अपने पोटेंशियल को ट्रूली अनलॉक कर पाते हो। चैप्टर 12 में निक ट्रेंटन एक ऐसे मॉडर्न ऑब्सेशन को एड्रेस करते हैं जो आज हर एम्बिशियस इंसान के दिमाग में बैठ गया है, हमेशा प्रोडक्टिव रहना। आज की दुनिया में प्रोडक्टिविटी एक बैच बन चुका है। जितना बिजी दिखो उतना वैल्यूबल समझा जाता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये माइंडसेट, जहां आप अपनी वर्थ को सिर्फ आउटपुट और एफिशिएंसी से जोड़ लेते हो, एक डेंजरस इमोशनल बर्डन क्रिएट करता है। निक बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी की प्यास एक एडिक्टिव लूप बन जाती है। जब आप कुछ अचीव करते हो तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन तुरंत नेक्स्ट गोल के पीछे दौड़ लग जाती है। और अगर कभी आप रुक जाते हो या रिलैक्स करने की कोशिश करते हो तो गिल्ट आ जाता है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लोग मुझसे आगे निकल रहे होंगे, मुझे और ज्यादा करना चाहिए।
ये गिल्ट आपको चैन से जीना ही नहीं देता। ऑथर ये क्लियरली कहते हैं कि आप ह्यूमन हो, मशीन नहीं। हर वक्त परफॉर्म करना, हर मोमेंट प्रोडक्टिव बनाना ना तो नेचुरल है ना ही सस्टेनेबल। जब आप रेस्ट, बोर्डम या साइलेंस को अवॉइड करते हो, तब आप अपने इमोशनल डेप्थ से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर करने लगते हो और धीरे धीरे बर्नआउट के करीब पहुंच जाते हो, जहां ना एनर्जी बची होती है ना क्लैरिटी। निक एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, सेक्रेड आइडलनेस, यानी ऐसी नॉन प्रोडक्टिव मोमेंट्स जो आपकी सोल को नरिश करती हैं, जैसे बिना किसी मकसद के वॉक पर जाना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, म्यूजिक सुनना या बस कुछ ना करना। ये मोमेंट्स बिना किसी आउटपुट के आपको इंटरनली रिचार्ज करते हैं, और जब आप रिचार्ज होते हो तब आप फिर से रियल प्रोडक्टिविटी के लिए रेडी होते हो, बिना गिल्ट, बिना प्रेशर। ऑथर ये भी बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी के ऑब्सेशन का डीप लिंक सेल्फ वर्थ से होता है। हमें लगता है अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हम कुछ नहीं हैं, लेकिन ये सोच डेंजरस है। आपका होना ही आपकी वैल्यू का प्रूफ है। आपका काम रहना, खुद से कनेक्टेड रहना, अपने माइंड और इमोशंस को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना काम करना। रियल ग्रोथ सिर्फ हसल से नहीं, बल्कि अवेयरनेस और बैलेंस से आती है। निक एक प्रैक्टिस रेकमेंड करते हैं, जॉय जर्नलिंग। हर दिन एक मोमेंट नोट करो जो सिर्फ जॉय के लिए था, बिना किसी प्रोडक्टिविटी या रिजल्ट के। ये प्रैक्टिस आपके माइंड को रिट्रेन करती है कि लाइफ सिर्फ गोल्स और चेकलिस्ट का गेम नहीं है। लाइफ में वो छोटी छोटी चीजें भी वैल्यूबल हैं जो सिर्फ फील करने के लिए होती हैं, बिना किसी आउटकम के। ऑथर ये भी कहते हैं कि लेटिंग गो ऑफ कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप लेजी या केयरलेस बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है इंटेंशनली स्लो होना जब जरूरत हो, अपने लिए स्पेस क्रिएट करना ताकि आप अपने इमोशंस, थॉट्स और डिजायर्स के साथ टच में रह सको। जब आप ऐसे मोमेंट्स अलाउ करते हो तब आप केओटिक नहीं, सेंटर्ड फील करते हो। चैप्टर 12 का डीप मैसेज ये है, जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसमें हर वक्त भागना जरूरी हो। कभी कभी रुकना, सांस लेना और सिर्फ होना भी एक एक्ट ऑफ करेज है। जब आप इस प्रेशर को छोड़ते हो कि हर वक्त कुछ अचीव करना है, तब आप ज्यादा ऑथेंटिक, ग्राउंडेड और इमोशनली फ्री बन जाते हो। चैप्टर 13 में निक ट्रेंटन एक बहुत ही सटल और पर्सनल स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, अपने ही पुराने रूप को छोड़ना, यानी लेटिंग गो ऑफ द पास्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत लोगों को कॉन्शियसली समझ नहीं आती, लेकिन उनकी लाइफ को साइलेंटली ब्लॉक करती रहती है। हम सबके अंदर एक पुरानी इमेज होती है, वो वर्जन जिसमें हमने कुछ गलतियां की थीं, कुछ फेलियर्स फेस किए थे, या कोई ऐसी आइडेंटिटी थी जो कभी जरूरत थी पर अब उसे छोड़ना जरूरी है। निक कहते हैं कि कई बार हम अपनी ग्रोथ से इसलिए दूर होते हैं क्योंकि हम इमोशनली उस पुराने मैं से चिपके होते हैं। शायद आप कभी एक इनसिक्योर, कंफ्यूज्ड या अफ्रेड इंसान थे। शायद आपने कभी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो आपको रिग्रेट हुए। शायद आपको किसी ने उस वक्त बता दिया था कि तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। ये सब छोटी छोटी लाइंस और एक्सपीरियंसेस आपके सबकॉन्शियस में आइडेंटिटी बनकर रह जाते हैं। और जब आप लाइफ में आगे बढ़ने लगते हो, नए माइंडसेट के साथ, नए अपॉर्चुनिटीज के साथ, तो वो पुरानी आइडेंटिटी आपको साइलेंटली पुल बैक करने लगती है। आपको लगता है, मैं कौन होता हूं ये सब डिजर्व करने वाला? मैं तो वही हूं जिसे लोग इग्नोर करते थे। मैं तो कभी कॉन्फिडेंट नहीं था। ये सेल्फ डाउट सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि आपने अब तक उस पुराने वर्जन को इमोशनली अलविदा नहीं कहा। निक इस चैप्टर में सजेस्ट करते हैं एक पावरफुल प्रैक्टिस, लेटर टू दी ओल्ड यू। एक लेटर लिखो अपने पुराने आप को, उस इंसान को जो डरता था, जो कंफ्यूज था, जिसे चोट लगी थी। उससे शुक्रिया कहो, उसने आपको बचाया, सरवाइव करने में मदद की और आज के आप तक पहुंचाने में रोल प्ले किया। लेकिन अब वक्त है उसे रिस्पेक्ट के साथ छोड़ने का, क्योंकि अब आप ग्रो हो चुके हो, अब आप वो नहीं रहे जो कभी थे। ऑथर ये भी कहते हैं कि चेंज कभी लीनियर नहीं होता। कई बार आप प्रोग्रेस करते हो लेकिन किसी ट्रिगर के वजह से फिर पुराने पैटर्न्स में स्लिप कर जाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वापस वही इंसान बन गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा और हीलिंग की जरूरत है, थोड़ा और कंपैशन की जरूरत है। ग्रोथ एक जर्नी है, एक मोमेंट नहीं। निक स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं, यू आर अलाउड टू आउटग्रो दी ओल्ड यू। आपको हर रोज नए तरीके से जीने का अधिकार है। आपको नए सोच, नए बिलीफ सिस्टम्स, नई आइडेंटिटी क्रिएट करने की परमिशन खुद देनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको खुद से ये कहना होगा कि मैं बदल गया हूं और ये बदलाव मेरे लिए ठीक है। चैप्टर 13 का संदेश बहुत ही क्लियर है। पास्ट में जो थे
उससे ग्रैटिट्यूड के साथ छोड़ो और जो बन रहे हो उसे प्यार के साथ एक्सेप्ट करो। जब आप अपने ही पुराने वर्जन से जुड़ जाते हो तो आप नए वर्जन के साथ इनजस्टिस करते हो, लेकिन जब आप लेटिंग गो सीख जाते हो तब आप फ्रीडम में जीना स्टार्ट करते हो, बिना गिल्ट, बिना शेम, सिर्फ एक्सेप्टेंस और होप के साथ। चैप्टर 14 में निक ट्रेंटन एक इमोशनल स्ट्रगल को एड्रेस करते हैं जो बाहर से तो रिस्पॉन्सिबल और प्लान्ड लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एंग्जाइटी और स्ट्रेस का बड़ा रीजन होता है। हर चीज पर कंट्रोल रखने की कोशिश। ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जो हर आउटकम को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, हर रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं और हर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ऑथर कहते हैं कंट्रोल एक इल्यूजन है और जब तक हम इस इल्यूजन से चिपके रहेंगे तब तक हम फ्रीडम, पीस और रियल ट्रस्ट नहीं फील कर सकते। निक एक्सप्लेन करते हैं कि कंट्रोल का ऑब्सेशन असल में एक फियर से आता है, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। जब हमें लगता है कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो हम टूट जाएंगे, तो हम सबकॉन्शियसली हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने लगते हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोलेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे, फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा। इस प्लानिंग के चक्कर में हम अपने प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हर वक्त अलर्ट, टेंस और एंग्शियस रहने लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि कंट्रोल छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप केयरलेस हो जाओ या एफर्ट्स बंद कर दो, बल्कि इसका मतलब है सरेंडरिंग टू द थिंग्स यू कांट चेंज एंड फोकसिंग ऑन व्हाट यू कैन। आप किस वक्त क्या बोलते हो, कैसे सोच रखते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ये सब आपके हाथ में है, लेकिन किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर या फ्यूचर का एग्जैक्ट आउटकम कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता। निक एक पावरफुल फ्रेज इंट्रोड्यूस करते हैं, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जब आप इस कॉन्सेप्ट को अपनाते हो तो आप अपनी एनर्जी को उन चीजों पर फोकस करते हो जो सच में मैटर करती हैं और बाकी चीजों को कॉन्शियसली रिलीज करना सीखते हो। ये रिलीज आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, आपके इमोशनल लोड को हल्का करता है और आपको ज्यादा बैलेंस्ड और काम बनाता है। ऑथर एक हेल्पफुल टेक्निक भी सजेस्ट करते हैं, वरी बॉक्स एक्सरसाइज। जब भी आपको लगता है कि किसी चीज को लेकर आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो तो उसे लिख लो, क्या कंट्रोल में है और क्या नहीं है। जो चीज आपके कंट्रोल में है उस पर प्लान बनाओ, जो कंट्रोल में नहीं है उसके लिए कॉन्शियसली लिखो आई रिलीज दिस। इस रिचुअल से आप अपने दिमाग को क्लटर से फ्री करते हो। निक ये भी कहते हैं कि कंट्रोल छोड़ना ट्रस्ट के बिना पॉसिबल नहीं। अपने ऊपर ट्रस्ट, प्रोसेस पर ट्रस्ट और जिंदगी के नेचुरल फ्लो पर ट्रस्ट। जब आप कंट्रोल छोड़ते हो तभी आप स्पॉन्टेनिटी, क्रिएटिविटी और इमोशनल डेप्थ को वेलकम करते हो। तभी आप नए एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन होते हो, बिना हर पल को मास्टर प्लान बनाए। चैप्टर 14 का एसेंस ये है, जिंदगी कभी भी पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं होती। हर चीज पर कंट्रोल छोड़ने का मतलब है जिंदगी को उसी रूप में एक्सेप्ट करना जैसा वो आती है, कभी अनप्रिडिक्टेबल, कभी मेसी, लेकिन हमेशा मीनिंगफुल। जब आप लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल सीखते हो तब आप अपने अंदर एक डीप शांति और एक्सेप्टेंस फील करते हो जो किसी भी आउटर अचीवमेंट से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। चैप्टर 15 में निक ट्रेंटन एक ऐसे इमोशन को एक्सप्लोर करते हैं जो बहुत ही साइलेंट तरीके से इंसान की सेल्फ वर्थ को अंदर से तोड़ता है, शेम यानी शर्मिंदगी। लेकिन ये सिंपल एम्बैरेसमेंट या गिल्ट नहीं होता। शेम एक ऐसे इमोशनल पॉइजन है जो आपको ये महसूस कराता है कि आप खुद ही गलत हो, आप में कोई कमी है और आप जैसे हो वैसे होना इनफ नहीं है। निक कहते हैं कि शेम का रूट मोस्टली पास्ट एक्सपीरियंसेस, रिजेक्शन, ट्रॉमा या किसी नेगेटिव कंडीशनिंग से होता है। बचपन में किसी ने कह दिया तो कुछ नहीं कर सकता, या स्कूल में एम्बैरस होने के बाद ये बिलीफ बन गया मैं हमेशा लूजर ही रहूंगा। ऐसे स्मॉल बट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स ग्रेजुअली आपके अंदर शेम के बीज बो देते हैं, जो आगे चलकर सेल्फ सैबोटाज, लो कॉन्फिडेंस और टॉक्सिक पैटर्न्स का रीजन बन जाते हैं। शेम का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि ये आपको छुपने पर मजबूर करता है। आप अपने इमोशंस, डिज़ायर्स या इवन ड्रीम्स को भी दबाने लगते हो क्योंकि आपको लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। ये फीलिंग आपको लोगों से इमोशनली डिस्कनेक्ट कर देती है। आप वल्नरेबल नहीं होते क्योंकि आपको लगता है कि अगर लोग आपका असली रूप देख लेंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। निक बताते हैं कि शेम से निकलने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके किस बिलीफ, किस हैबिट या किस इमोशनल रिएक्शन के पीछे शेम छुपा हुआ है। जब आप समझने लगते हो कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं और उस इमोशन के रूट तक जाते हो, तभी आप उसे रिलीज करने की जर्नी शुरू करते हो।
इस चैप्टर में निक एक प्रैक्टिस सजेस्ट करते हैं, कंपैशनेट मिरर टॉक। हर दिन मिरर के सामने जाकर खुद से कहना, मैं अपने पास्ट के बावजूद वैल्यूएबल हूँ, मैं गलतियों से डिफाइन नहीं होता, मैं जैसा हूँ वैसे होना भी प्यार के लायक है। ये एफर्मेशंस कोई सुपरफिशियल टेक्निक नहीं है, ये आपके दिमाग में शेम के अगेंस्ट एक नया नैरेटिव क्रिएट करती हैं। ऑथर एक और इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं, शेम तभी ब्रेक होता है जब आप वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करते हो, जब आप किसी ट्रस्टेड इंसान के सामने अपने इमोशंस खोल कर रखते हो, बिना जजमेंट के, बिना अपॉलॉजी के, तब शेम डिसॉल्व होने लगता है। शेयरिंग इज हीलिंग। आपको अपने आप से ये कहना सीखना होगा कि हाँ, मैंने गलती की, लेकिन मैं गलती नहीं हूँ। निक ये भी बताते हैं कि शेम से फ्री होने का एक बड़ा साइन होता है फ्रीडम टू एक्सप्रेस। जब आप बिना डर के अपना ओपिनियन रखते हो, अपना आर्ट क्रिएट करते हो, अपने गोल्स परस्यू करते हो, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, तब समझ लो कि आपने शेम के लूप को तोड़ दिया है। चैप्टर 15 का मैसेज है, शेम आपका सच नहीं है, वो सिर्फ एक पुराना नैरेटिव है जो किसी और ने लिखा था। अब वक्त है उसे रीराइट करने का, प्यार, एक्सेप्टेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। जब आप शेम को छोड़ते हो, तब आप अपने अंदर एक डीप हीलिंग को महसूस करते हो, जहां आप सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि ट्रूली जीना स्टार्ट करते हो। चैप्टर 16 में निक ट्रेंटन एक और सटल लेकिन पावरफुल ट्रैप को एड्रेस करते हैं, ओवर अटैचमेंट टू आउटकम्स, यानी किसी चीज़ के रिजल्ट से इतना जुड़ जाना कि उसके बिना जिंदगी अधूरी लगने लगे। ये चैप्टर उन सब लोगों के लिए है जो हर काम सिर्फ एक स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए करते हैं, और अगर वो रिजल्ट नहीं मिलता तो वो टूट जाते हैं या अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं। निक कहते हैं कि जब हम किसी आउटकम से इमोशनली चिपक जाते हैं, जैसे एक जॉब मिलनी ही चाहिए या वो पर्टिकुलर इंसान ही मेरी लाइफ पार्टनर हो, तब हम अपने इमोशंस का कंट्रोल उस आउटकम के हाथ में दे देते हैं। वो आउटकम अगर मिला तो खुशी, नहीं मिला तो दुख, गिल्ट या सेल्फ डाउट, और ये पैटर्न इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि हम रियलाइज भी नहीं करते कि हम अपनी पीस सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ऑथर समझाते हैं कि जिंदगी के रिजल्ट कभी प्योर कंट्रोल में नहीं होते। आप एफर्ट्स डाल सकते हो, इंटेंशंस क्लियर रख सकते हो, लेकिन एंड में काफ़ी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते। टाइमिंग, दूसरे लोगों का बिहेवियर या अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस। जब आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करके बस एक फाइनल रिजल्ट पे चिपक जाते हो, तब आप अपने आप को इमोशनल पेन के लिए एक्सपोज करते हो। निक ये नहीं कहते कि गोल्स मत रखो, बल्कि वो कहते हैं कि डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट सीखो। अपना 100% दो, लेकिन रिजल्ट के साथ अपनी आइडेंटिटी मत जोड़ो। अपने प्रोसेस से प्यार करो, अपने ग्रोथ पे फोकस करो, लेकिन आउटकम को एक्सेप्ट करने के लिए इमोशनली तैयार रहो, चाहे वो आपके फेवर में हो या नहीं। इस चैप्टर में वो एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेशन, यानी हर काम को इस नज़रिए से करना कि मुझे इस जर्नी में क्या सीखने को मिल रहा है, मैं कैसे इवॉल्व हो रहा हूँ, चाहे रिजल्ट आए या ना आए, क्या मैं खुद से सेटिस्फाइड हूँ। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हो तो हर फेलियर भी एक इनसाइट बन जाता है, ना कि एक पर्सनल इंसल्ट। ऑथर एक छोटी प्रैक्टिस भी रेकमेंड करते हैं, इंटेंट जर्नल। हर दिन या हर टास्क से पहले लिखो, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं क्या सीखना चाहता हूँ, क्या मैं आउटकम से अलग खुद पे प्राउड हो सकता हूँ। ये राइट इन प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस को रिट्रेन करती है कि रिजल्ट सब कुछ नहीं है, आपके एक्शन का इंटेंशन और एटीट्यूड भी मैटर करता है। निक ये भी कहते हैं कि जब आप आउटकम के लिए चिपक जाते हो तो आप अपने अंदर ट्रस्ट का लॉस महसूस करने लगते हो, ट्रस्ट इन लाइफ, ट्रस्ट इन टाइमिंग, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। लेकिन जब आप लेट गो करना सीख जाते हो तो आप अपनी एनर्जी वापस ले आते हो, आप फ्लेक्सिबल बन जाते हो, ज़्यादा ओपन माइंडेड और इमोशनली लाइट। और आयरॉनिकली इसी स्टेट में आपके चांसेस रिजल्ट अचीव करने के लिए और बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब आप प्रेशर में नहीं, प्रेजेंस में हो। चैप्टर 16 का कोर मैसेज ये है, जिंदगी सिर्फ माइलस्टोन्स नहीं है, जिंदगी एक एक्सपीरियंस है। जब आप आउटकम का ऑब्सेशन छोड़ देते हो, तब आप हर मोमेंट में जीना सीखते हो, तब आप हर सिचुएशन से कुछ पाना शुरू करते हो, चाहे वो रिजल्ट आए या ना आए। लेटिंग गो ऑफ आउटकम्स इज एक्चुअली अ वे टू गेन योर इमोशनल फ्रीडम बैक। चैप्टर 17 में निक ट्रेंटन एक साइकोलॉजिकल लूप को समझाते हैं जो आज की दुनिया में हर किसी को साइलेंटली ड्रेन करता है, लाइक्ड होने की कांस्टेंट नीड। चाहे सोशल मीडिया पर हो या रियल लाइफ में, कई लोग अपना हर एक्शन, हर डिसीजन और हर एक्सप्रेशन इस सोच के साथ लेते हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या वो मुझे पसंद करेंगे, क्या मैं उनका अप्रूवल डिजर्व करता हूं। इस चैप्टर का फोकस है लेटिंग गो ऑफ द नीड टू बी लाइक्ड।
निक कहते हैं कि लाइक्ड होने की चाह असल में इंसान की एक प्राइमल नीड है। हम सब बिलोंग करना चाहते हैं, एक्सेप्ट होना चाहते हैं। लेकिन जब ये नीड ऑब्सेशन बन जाती है, तब हम अपने आप से दूर जाने लगते हैं। हम अपने असली थॉट्स, डिज़ायर्स और बिहेवियर को सप्रेस करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरे हमसे खुश रहें। ये एक इमोशनल मास्क बन जाता है जो हमें थका देता है, क्योंकि हर वक्त एक्ट करना पड़ता है। ऑथर एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ शेयर करते हैं, सबको खुश नहीं किया जा सकता, और जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हो, तब असली में आप खुद को ही हर्ट कर रहे होते हो। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो अपनी बाउंड्रीज, अपने स्टैंडर्ड्स, अपने सपने, सिर्फ इसलिए कि लोग आपको डिसलाइक ना करें। निक सजेस्ट करते हैं कि आपको ये समझना होगा कि अप्रूवल और प्यार मिलना आपका राइट नहीं है, वो लोगों का चॉइस है, और सबका चॉइस आपके फेवर में हमेशा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अनवर्दी हो। आप जैसा हो वैसा होना ही इनफ है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, तब आपको दूसरों का अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं लगता, वो सिर्फ एक बोनस बन जाता है। इस चैप्टर में निक एक रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज बताते हैं। हर बार जब आप किसी चीज़ के लिए हाँ कह रहे हो, अपने आप से पूछो, क्या मैं ये ट्रूली चाहता हूँ या सिर्फ लाइक्ड होने के लिए कह रहा हूँ? और अगर आपको लगता है कि आप अपने वैल्यू सिस्टम के खिलाफ जा रहे हो, तो रिस्पेक्टफुली ना कहना सीखो। सेइंग नो इज़ नॉट रिजेक्शन, इट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। वो ये भी कहते हैं कि जब आप अपने आप से इमोशनली कनेक्टेड होते हो, तब आप दूसरों के ओपिनियंस को डिस्टॉर्ट करके अब्जॉर्ब नहीं करते। आप उनके ओपिनियंस को सुनते हो, समझते हो, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो आपकी ग्रोथ के साथ अलाइंड हो, वरना आप उन्हें रिस्पेक्टफुली इग्नोर कर सकते हो। निक एक पॉइंट पे लिखते हैं, आपको सबसे पहले अपने आप को पसंद आना चाहिए। जब आप खुद की आंखों में वैल्यूएबल फील करते हो, तब आपको किसी और की आंखों से वैलिडेशन चाहिए ही नहीं होती। आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, एक्ट कर सकते हो और बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हो बिना गिल्टी फील किए। चैप्टर 17 का अल्टीमेट मैसेज है, लाइक्ड होने का ऑब्सेशन छोड़ो और रिस्पेक्टेड होने की तरफ बढ़ो। पहले अपनी नज़र में, फिर दुनिया की नज़र में। जब आप खुद से लॉयल रहते हो, तो दुनिया आपको या तो एक्सेप्ट करेगी या खुद अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी। और इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता, बल्कि आप और ज़्यादा फ्री, ज़्यादा ऑनेस्ट और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हो। चैप्टर 18 में निक ट्रेंटन एक ऐसे डर की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को साइलेंटली कंट्रोल करता है, अकेले रह जाने का डर। ये डर इतना गहरा होता है कि कई लोग अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स या कॉम्प्रोमाइज भरी सिचुएशंस में सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेलापन अनबेरेबल होगा। इस चैप्टर का सेंट्रल पॉइंट है लेटिंग गो ऑफ द फियर ऑफ बीइंग अलोन, यानी तन्हा होने के डर को छोड़ना। निक कहते हैं कि अकेले रहना और अकेला फील करना दोनों अलग चीज़ें हैं। कई बार आप भीड़ में होते हो पर फिर भी इमोशनली तन्हा महसूस करते हो, और कभी आप फिजिकली अकेला होते हो लेकिन इमोशनली फुलफिल्ड। तो प्रॉब्लम अकेलापन नहीं है, प्रॉब्लम उस डर की है जो हमने उसके अराउंड क्रिएट कर लिया है कि अगर मैं अकेला हो गया तो क्या मैं ठीक रहूँगा। ऑथर इस डर का ओरिजिन बताते हैं। चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज़, अबैंडनमेंट इश्यूज़ या सोसाइटल मैसेजिंग जैसे एक अच्छी ज़िंदगी तभी है जब तुम्हारे पास कोई हो। इन बिलीव्स की वजह से हम अपने आप के साथ रहना अनकंफर्टेबल समझने लगते हैं। हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं लोगों में, स्क्रीन्स में या बिजी रूटीन्स में, सिर्फ इसलिए कि हमें खुद से ना मिलना पड़े। निक स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं कि तन्हा रहना एक कर्स नहीं, एक गिफ्ट हो सकता है। जब आप अकेला होते हो तभी आप अपनी असली डिज़ायर्स, फीलिंग्स और इनर पीस के टच में आते हो। जब कोई और आपके आसपास नहीं होता, तब आपको समझ आता है कि आप खुद क्या चाहते हो बिना किसी के इन्फ्लुएंस के। इस चैप्टर में वो एक पावरफुल प्रैक्टिस सजेस्ट करते हैं, इंटेंशनल सॉलिट्यूड। हर हफ्ते थोड़ा समय सिर्फ खुद के साथ बिताओ, बिना फ़ोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। वॉक पे जाओ, लिखो, मेडिटेट करो या सिर्फ चुप बैठो। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने अंदर की क्लैरिटी और कामनेस को महसूस करने लगोगे। ये प्रैक्टिस आपके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी लाती है, जिसमें आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहते अपनी खुशी के लिए। ऑथर ये भी बताते हैं कि जब आप अकेलापन एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, तब आप रिलेशनशिप्स को बेटर तरीके से चूज करते हो। आप किसी के साथ इसलिए नहीं होते क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उन्हें जेन्युइनली चाहते हो। और यही ट्रू लव का फाउंडेशन होता है, नीड नहीं, चॉइस। निक कहते हैं कि अकेले रहना आपको ये रियलाइज़ करवाता है कि आप खुद के बेस्ट कंपेनियन बन सकते हो। आप अपने लिए खुशी क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो और अपने लिए पीस मेंटेन कर सकते हो।
जब ये रियलाइजेशन आता है तब आप किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले सोचने लगते हो, क्या ये मुझे ग्रो करेगा या सिर्फ टेम्पररी लोनलीनेस से भागने का जरिया है। चैप्टर 18 का एसेंस ये है, अकेला रहना सीखना जिंदगी की एक इमोशनल मैच्योरिटी का साइन है। जब आप अकेलापन से दोस्ती कर लेते हो तब आप किसी भी रिश्ते में, किसी भी फेज में और किसी भी स्ट्रगल में खुद को ग्राउंडेड रख सकते हो। अकेलापन आपको कमज़ोर नहीं करता, यह आपकी स्ट्रेंथ का प्रूफ होता है। चैप्टर 19 में निक ट्रेंटन पूरी किताब का एक डीप और हार्टफेल्ट कंक्लूजन देते हैं। ये चैप्टर किसी समरी जैसा नहीं लगता, बल्कि एक रिफ्लेक्शन जैसा महसूस होता है, जहां ऑथर आपसे सीधा बात करते हैं, जैसे एक गाइड, एक दोस्त या एक हीलर। इस चैप्टर का एसेंस है, लेटिंग गो इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। निक कहते हैं कि हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज का बोझ उठाए घूम रहे होते हैं। गिल्ट, शेम, एक्सपेक्टेशंस, फेलियर, लोनलीनेस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या पास्ट के वूंड्स। और ये बोझ इतना हैबिचुअल हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने ही इमोशंस के गुलाम बन गए हैं। लेकिन लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है। इसका मतलब है उस इमोशन, उस सोच, उस आदत को इतनी एम्पैथी और क्लैरिटी से देखना कि वो अपनी पावर खोने लगे। लेटिंग गो का मतलब है खुद के साथ इतना ऑनेस्ट होना कि आप ये मान सको कि हाँ, मुझे अब इससे आगे बढ़ना है। हर चैप्टर में निक ने एक एक लेयर पील की, जैसे ईगो, परफेक्शनिज्म, अप्रूवल की नीड, फेयर ऑफ बीइंग अलोन या पास्ट ट्रॉमा। और अब इस फाइनल चैप्टर में वो कहते हैं, आप अब तैयार हो चुके हो, लेकिन याद रखो, ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अब शुरू हुई है। निक ये भी बताते हैं कि इमोशनल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन आपको चूज करना होगा कि आप क्या छोड़ना चाहते हो, क्या कैरी करना चाहते हो और क्या एम्ब्रेस करना चाहते हो। शायद आप कुछ चीजें छोड़ी हुई समझ के आगे बढ़ चुके हो, लेकिन कभी कभी वो वापस आएंगी, एक थॉट के फॉर्म में, एक ट्रिगर के फॉर्म में। और जब वो आए तो डरना नहीं, बस उन्हें ऑब्जर्व करो, फील करो और फिर से छोड़ दो। लेटिंग गो इज अ मसल, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। ऑथर इस बात पे भी जोर देते हैं कि खुद से प्यार और पेशेंस रखना सबसे बड़ी हीलिंग है। आप परफेक्ट नहीं बनोगे और ना ही बनने की जरूरत है। हर स्ट्रगल के बाद, हर सेटबैक के बाद अगर आप खुद से प्यार से बात कर सकते हो तो समझ लो कि आप सच में ग्रो कर रहे हो। निक एक ब्यूटीफुल एनालॉजी से एंड करते हैं, जिंदगी एक नदी की तरह है। अगर आप उस नदी में टाइटली क्लिंग करके हर पत्थर, हर शाख को पकड़ लोगे तो आप थक जाओगे, रुक जाओगे और दर्द महसूस करोगे। लेकिन अगर आप फ्लो में चले जाओगे, लेटिंग गो सीख जाओगे, तो वो नदी आपको वहां ले जाएगी जहां आपको होना चाहिए। लेटिंग गो इज नॉट वीकनेस, इट्स अल्टीमेट ट्रस्ट। चैप्टर 19 का हार्टफेल्ट मैसेज ये है कि तुम्हारे इमोशंस तुम हो, लेकिन उनका मास्टर तुम हो। तुम्हारा पास्ट तुम्हारी कहानी है, लेकिन उसका कंक्लूजन तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा दर्द तुम्हारा टीचर है, लेकिन उसका रूल करना जरूरी नहीं। और लेटिंग गो वो चाबी है जो हर एक बंद दरवाजा खोल सकती है, अगर तुमसे यूज करने के लिए रेडी हो। ये किताब खत्म होती है एक जेंटल रिमाइंडर के साथ, लेटिंग गो इज द पाथ टू पीस एंड पीस इज योर बर्थ राइट। आज से ही अपना एक नया वर्जन शुरू करो, जहां तुम हल्का महसूस करते हो, आज़ाद महसूस करते हो और सबसे बड़ी बात, जिंदा महसूस करते हो। अगर आप यहाँ तक सुन पाए हो तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आपने अपने लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट चूज की है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक अंदर की सफ़र है, जहाँ हर चैप्टर एक ऐसा दरवाज़ा था जो आपको खुद के अंदर ले जाता है। ये ऑडियो बुक खत्म होती है, लेकिन आपकी जर्नी यहीं से शुरू होती है। लेटिंग गो की जर्नी, हीलिंग की जर्नी और एक नए, हल्के और आज़ाद इंसान बनने की जर्नी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो वोकल चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस चैप्टर ने आपका दिल छू लिया। आपका एक लाइक और एक शेयर किसी और की हीलिंग जर्नी शुरू करवा सकता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ऑडियो बुक में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक याद रखिए, छोड़ना सीखिए, जीना आसान हो जाएगा। अपने बोझ खुद उतारिए और उड़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद और वोकल पर सुनते रहिए। आपकी अपनी आवाज़, आपकी अपनी जर्नी। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।